जूनागढ़ में 300 साल पुरानी जोहक अलीशा दरगाह को तोड़ने के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने सख्त कदम उठाया है। कोर्ट ने जूनागढ़ नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर ओम प्रकाश और टाउन प्लानर विवेक परेख को अवमानना की नोटिस भेजी है। कोर्ट का कहना है कि इन अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश और राज्य सरकार की नीति का उल्लंघन किया। दरगाह के ट्रस्टी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया कि 17 अप्रैल को रात में दरगाह को गलत तरीके से तोड़ दिया गया। याचिका में बताया गया कि यह दरगाह आजादी से पहले से गांधी चौक पर थी और वहां मुस्लिम समुदाय व अन्य लोग पूजा करते थे। हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में आदेश दिया था कि सार्वजनिक जगहों पर मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा जैसे अनधिकृत निर्माण नहीं होंगे। पहले से मौजूद धार्मिक स्थानों की जांच होनी थी, लेकिन जूनागढ़ नगर निगम ने दरगाह तोड़ दी, जबकि इस मामले में हाई कोर्ट में पहले से केस चल रहा था। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस साल जनवरी में टाउन प्लानर ने दरगाह हटाने की नोटिस दी थी। ट्रस्टी ने जवाब में सुप्रीम कोर्ट के आदेश और दस्तावेज दिखाए, फिर भी 17 अप्रैल को दरगाह तोड़ दी गई। हाई कोर्ट ने कहा, यह साफ है कि अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार की नीति का पालन नहीं किया। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 28 जुलाई तक जवाब देने को कहा है। दिल्ली से सनसनीखेज खबर। नौसेना भवन के क्लर्क विशाल यादव को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि विशाल ने ऑपरेशन सिंदूर की गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी आईएसआई को भेजी। यह ऑपरेशन 6 से 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमले के लिए था। विशाल को ऑनलाइन गेमिंग की लत के लिए पैसे चाहिए थे और उसने 5 लाख रुपए लेकर संवेदनशील दस्तावेज लीक किए। वह एक पाकिस्तानी महिला हैंडलर के संपर्क में था, जो सोशल मीडिया पर प्रिया शर्मा के नाम से सक्रिय थी। पुलिस ने उसके फोन से चैट और दस्तावेज बरामद किए हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा में बड़ी चूक है। विशाल 30 जून तक रिमांड पर है और जांच जारी है। 29 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक तनावपूर्ण स्थिति देखी गई। नगीना से सांसद और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को कौशाम्बी जिले में एक दलित परिवार से मिलने से रोक दिया गया। यह परिवार पाल समाज से है और एक नाबालिग लड़की के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद आजाद उनसे मिलने जा रहे थे, लेकिन उन्हें प्रयागराज एयरपोर्ट पर रोककर सर्किट हाउस भेज दिया गया। इसके बाद उनके समर्थकों ने सर्किट हाउस में धरना शुरू किया, जिसमें उन्होंने मांग की कि या तो उन्हें परिवार से मिलने दिया जाए या परिवार को उनके पास लाया जाए। स्थिति तनावपूर्ण हो गई और समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प की खबरें हैं। यह घटना दलित समुदायों के सामने आने वाली लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को भी उजागर करती है। 2012 में मंगलोर विश्वविद्यालय के एक सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक में 93% दलित परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। यह आंकड़ा भारत में जाति आधारित भेदभाव और आर्थिक असमानता की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता लंबे समय से इन मुद्दों पर आवाज उठाते रहे हैं और यह घटना उनके संघर्ष को और बल देती है। बिहार से एक अहम खबर सामने आ रही है, जिसमें भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग पर आरोप है कि वह एक खास राजनीतिक पार्टी के पक्ष में फैसले ले रहा है। बिहार में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए एक विशेष संशोधन प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन इसके लिए सभी राजनीतिक दलों से कोई सलाह मशविरा नहीं किया गया। यह प्रक्रिया 2003 के बाद पहली बार हो रही है और इसे लेकर कई विवाद सामने आए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मतदाता सूची को अपडेट करने का यह काम सिर्फ 1 महीने में पूरा करना लगभग असंभव है। खासकर यह प्रक्रिया बारिश के मौसम में शुरू की गई है, जब बिहार के ग्रामीण इलाकों में पहुंचना बेहद मुश्किल होता है। उन्होंने बताया कि 2003 में ऐसी ही प्रक्रिया को पूरा करने में 2 साल लगे थे, लेकिन इस बार इतना कम समय देना अव्यावहारिक है। दिग्विजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया से पहले सभी राजनीतिक दलों से बातचीत नहीं की, जो जरूरी था। उनका कहना है कि यह कदम न सिर्फ प्रक्रिया में खामियों को दर्शाता है, बल्कि आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाता है। यह मामला बिहार की राजनीति में हलचल मचा सकता है, क्योंकि सही और अपडेटेड मतदाता सूची निष्पक्ष चुनाव के लिए बेहद जरूरी होती है। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं और चुनाव आयोग का जवाब आने वाले दिनों में देखने लायक होगा। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी का समर्थन करते हुए निर्णय ले रहा है।
सामान्य तौर पर कभी कोई निर्णय इलेक्शन कमीशन लेता है, वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है इलेक्शन कमीशन द्वारा, और ऑल पार्टी मीटिंग में अपना प्रस्ताव रखा जाता है और उसमें जो सुझाव आते हैं या तो उनको अंगीकृत किया जाता है या उसका जो समस्या बताई जाती है उसका हल ढूंढ लिया जाता है। अब जो कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो 22 साल बाद हो रहा है। 2003 में बिहार में हुआ था, जो हाउस टू हाउस सर्वे हुआ था और रिवीजन हुआ था, इंटेंसिव रिवीजन। उसको पूरा करने के लिए 2 साल लगे थे। बिहार जो कि उस समय भी भौगोलिक दृष्टि से झारखंड अलग हो गया था, काफी बड़ा राज्य, और साथ में बारिश में तो वैसे भी अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में कोई जा ही नहीं सकता। अब ये अपेक्षा कर रहे हैं, जो उन्होंने प्रोग्राम दिया है वो भी बड़ा एक आश्चर्यचकित करने वाला है। जो हाउस टू हाउस बीएलए को जाना है उसके लिए केवल 30 दिन रखे गए थे, और 25 जून यानी कि आज से 3 दिन पहले उन्होंने 25 जून से चालू करने का कहा और 26 जुलाई को बंद कर देंगे हाउस टू हाउस, यानी कि पूरा 1 महीना भी इनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने 25 जून से तो चालू कर रहे हैं, लेकिन अभी तो पॉलिटिकल पार्टीज को जानकारी भी नहीं है पूरी के पूरी। और आप जिस इंटेंसिव रिवीजन को 2 साल लगे थे, आप 28 दिन के अंदर इसे आप पूरा करना चाहते हैं, वो भी बरसात के समय। क्या ये व्यवहारिक है? पहली बात तो आपने पॉलिटिकल पार्टी से आपने चर्चा नहीं करी और उन पर थोप दिया कि आप श्रीमान जाइए, आप अपने पार्टी को लगाइए और आप इंटेंसिव रिवीजन में बीएलओ का आप सहयोग करिए। बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन आज 29 जून 2025 को गांधी मैदान में हुआ, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। इमारत ए शरिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB के नेतृत्व में इस प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसका नाम था वक्फ बचाओ संविधान बचाओ। प्रदर्शनकारी इस कानून को मुस्लिम संपत्तियों पर कब्जे का प्रयास और संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। बिहार के विभिन्न हिस्सों जैसे दरभंगा, मुंगेर और बिहार शरीफ से हजारों लोग तपती गर्मी के बावजूद पटना पहुंचे और तिरंगा लहराते हुए नारेबाजी की। विपक्षी दलों ने भी इस विरोध में हिस्सा लिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद गांधी मैदान में मौजूद थे। सलमान खुर्शीद ने कहा कि यह कानून अल्पसंख्यक अधिकारों पर हमला है और पूरी तरह से गलत है। तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए इसे अलोकतांत्रिक बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह कानून वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को कम करता है और गैर मुस्लिमों को बोर्ड में शामिल करने का प्रावधान संविधान के खिलाफ है। पटना पुलिस ने सुरक्षा के लिए भारी व्यवस्था की थी ताकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है, जहां कई याचिकाएं दायर की गई हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे असंवैधानिक बताते हुए देशव्यापी विरोध की योजना बनाई है। यह प्रदर्शन बिहार की सियासत में हलचल मचा सकता है, खासकर क्योंकि नीतीश कुमार की जेडीयू ने इस कानून का समर्थन किया था। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जो हमेशा एक सार्थकता के साथ सभी चीज़ों को, पैगाम को पहुंचाने का, संदेश को पहुंचाने का काम करता है। आज कहीं न कहीं एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इसमें सिर्फ मुसलमान लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जो भीड़ है मुसलमानों की है। तो उस पैगाम को जितेंद्र का ये संघर्ष है, ये प्रयास है कि ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है सर। ये जो लड़ाई यहाँ पर लोग लड़ रहे हैं, ये लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये विश्वास की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज अगर जितेंद्र वक्फ बोर्ड की इस लड़ाई के साथ नहीं खड़ा हुआ तो कल जितेंद्र की मंदिर जाएगी, परसों जितेंद्र का गिरजाघर जाएगा, उसके बाद आने वाले में सिख समुदाय का गुरुद्वारा जाएगा। सर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, सर निशाना मुसलमान को दिखाया जा रहा है।
लेकिन पेशाब किसके ऊपर छिड़का जा रहा है, इसको देखने की और समझने की कोशिश करिए। निशाना मुसलमान को बताया जा रहा है, लेकिन राजस्थान में घोड़ी चढ़ने किसको नहीं दिया जा रहा।